ओके कर ले रही यस बच्चे, चलिए हम शुरू करते हैं। नाउ विजिबल है। बच्चे कल की क्लास में हमने करंट और इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है ना। तो करंट क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय करंट? करंट क्या है भाई? करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। और करंट को बच्चे हम डिफाइन करते हैं सिंपली डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, है ना। ये एवरेज करंट होता है हमारे पास। और अगर हमें करंट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में निकालना है तो व्हाट डू वी डू? dq by dt. we take average of we take delta T approaches to 0. Yes. हम डेल्टा T को बच्चे 0 को अप्रोच करवा देंगे and then we will be able to find the instantaneous current at particular time and what it would be dq by dt हो जाना है। अच्छा, इसका कल आपको क्वेश्चन भी कराना था मैंने। Yes sir. समझ में आ रहा है आपको? Yes sir. अब बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा, और टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेडिंग बना लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको समझने की आप कोशिश करते हैं। ओके चलो बेटा, it is the average velocity with which the electron get drifted towards the positive terminal of battery। क्या है बेटा? It is the average velocity with which the electron get drifted towards the positive terminal of the velocity। देखिए ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? एक तो मतलब होता है क्या, सिंपल चलना, कि भाई हमारे सीधे स्ट्रेट चल रहे हैं, और एक होता है कि भाई ऐसे भागते हुए आए ऐसे, ठीक है, और ऐसे कर दिया, मतलब स्किड करके हम लोग क्या करेंगे? स्किड करेंगे। जो स्किड करते हुए चलना होता है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। क्या बोला आपको? सर मैं आप आउट ऑफ द टॉपिक चल रहे हैं, मैं कार की एग्जांपल दे दूंगा। हाँ, तो कार वाले एग्जांपल पे ठीक है, ये एकदम कार भगा के लाया और एकदम से हैंड ब्रेक लगा दिया तो कार से घूम जाती है 360 भाई साहब। ओ भाई साहब इधर, ठीक है, उसमें मत यार जरा थोड़ा इधर आई टू आई ऐसे बात कर। तो ये जो बच्चे खिसकना होता है ना दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। और ये खिसकने की जो स्पीड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। जनरली बच्चे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बच्चे उनकी स्पीड कितनी होती है? 10 की पावर 4 या 5 4 to 10⁵ मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या असल में इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से चल पाता है कंडक्टर में? नो, नेवर। इन एक्चुअल प्रैक्टिस इलेक्ट्रॉन कभी भी इतनी स्पीड से चल नहीं पाता। बट वो अगर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए, तो वो बेटा इतनी स्पीड से चल सकता है। क्या चलता है? लेकिन विद इन द कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन इज सराउंडेड बाय सो मेनी इलेक्ट्रॉन एंड इम्प्योरिटी एटम्स या इम्प्योरिटी आयंस। भाई जब एक मान लो कॉपर की वायर है, देखो समझो बात को, कॉपर की वायर और मैंने इतनी बड़ी बना दी है। ओके, ये बैटरी लगा दी मैंने यहाँ पे, दिस इज द बैटरी। ऑलराइट, ये क्या लगी बच्चे? बैटरी लगी। अब बैटरी का ये प्लस पोटेंशियल है और ये माइनस पोटेंशियल है, मतलब ये प्लस पोटेंशियल ये माइनस पोटेंशियल हो गया। अभी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रैंडमली मूव कर रहे थे, ऐसे मूव कर रहे थे रैंडमली, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा ऐसे, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा होगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव कर पाएंगे अभी? नो, दे आर नॉट मूविंग रैंडमली राइट नाउ। पहले ये रैंडमली मूव कर रहे थे तो उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी बन गई थी? 0 बन गई थी। इसलिए नेट करंट कितना बना? 0 बन रहा है, राइट। लेकिन अभी दे आर नॉट मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। सबकी जो डायरेक्शन है बच्चे वो पॉजिटिव की तरफ हो चुकी है अभी,
ऐसे ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू कर देंगे। बट क्या जैसे मैं आपको मोशन दिखा रहा हूं ऐसे चलेंगे? नो, इलेक्ट्रॉन आर नॉट मूविंग लाइक दिस। वो इलेक्ट्रॉन रैंडमली तिरछे इधर मूव कर रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा होगा, है ना, इस तरह से, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, कोई ऐसे जा रहा था इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसे जा रहा होगा इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रैंडम है। तो जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगी और वो इलेक्ट्रॉन जो ऐसे जा रहा था, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने के बजाय वो अपने पाथ से थोड़ा ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। मेरी बात को समझ रहे हो? अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन और मैं इधर जा रहा हूं और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई, तो मैं अपने रास्ते से हल्का सा ड्रिफ्ट हो जाऊंगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का पाथ ये था पहले, अर्लियर, दिस वाज अर्लियर, ओके, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई तो उसका ड्रिफ्ट ऐसे हो गया। लेटेस्ट यार मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, ये zigzag पाथ है, इसको बोलते हैं zigzag पाथ, ओके, पहले। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगी यानी पोटेंशियल डिफरेंस लग गया, अब तुम मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या प्लस से माइनस होती है? तो बड़ा ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ऐसे, यस और नो? अब तुम मुझे बताओ क्या इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी? व्हाट इज द E इनसाइड? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या ये जीरो होगी या नॉट इक्वल टू जीरो होगी? क्योंकि आपको पढ़ाया जा चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, पढ़ाया जा ना, है ना? बट वो जो आपने बात करी थी बच्चे, अगर कंडक्टर ऐसे है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इसके अंदर, क्योंकि ये कैसा कंडक्टर है? स्फेरिकल। बेटा कंडक्टर जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर रखा हुआ है, यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फॉलो कर रहा है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर बेटे यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक, ये प्लस प्लेट है, ये प्लस प्लेट है, ये प्लस प्लेट है और ये माइनस 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 माइनस। अब अगर मैं इसके अंदर कोई कंडक्टर रख देता हूँ, दिस इज अ पीस ऑफ कंडक्टर, तो मुझे ये बताओ क्या इस कंडक्टर के इस वाले फेस में नेगेटिव चार्ज बनेगा? क्या इस वाले फेस में पॉजिटिव चार्ज बनेगा? इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और आपको मैंने बता रखा है कि इन केस ऑफ कंडक्टर जो चार्ज इंड्यूस होता है, क्या वो जो चार्ज अप्लाई करते हैं उसी के बराबर होता है? कंडक्टर में उतना ही चार्ज इंड्यूस होता है जितना कि चार्ज हम दे रहे होते हैं। क्योंकि आपको मैंने बच्चे एक रिलेशन बताया था, Q इंड्यूस इज इक्वल टू Q into 1 minus 1 by A, याद करो। और मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए क्या क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। मेटल्स के कंडक्टर्स के लिए कितना होता है? इन्फिनिटी। तो बेटा K की वैल्यू इन्फिनिटी करोगे तो 1 by infinity 0। तो उस केस में मेटल्स के लिए बच्चे, मेटल्स के लिए K इन्फिनिटी होता है। यार ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, ये इन्फिनिटी होगा। अगर ये इन्फिनिटी होगा तो चार्ज इंड्यूस कितना होगा? जो एक्चुअल चार्ज उसके बराबर जाएगा। मतलब जितना चार्ज यहाँ पर है उतना ही चार्ज इसके अंदर इंड्यूस हो जाना। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और इसके अंदर भी करंट इलेक्ट्रिक फील्ड उतने ही लग जाएंगे। अगर बाहर 10 इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके अंदर पलट के -10 हो जानी। अगर बाहर 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो अंदर पलट के -20 हो जानी। अगर बाहर 40 है तो अंदर -40 करनी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है। ये तो बात तब होगी अगर चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में in the case of electrostatics the electric field inside the metal is 0, but in case of electrodynamics जहां पे चार्जेस मूव कर रहे हैं, अब देखो बेटा यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होंगे, यहाँ चार्ज एक्यूमुलेट हो गई, जमा थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी। यहाँ पे तो चार्ज पार्टिकल जमा हो ही नहीं पा रहे, यहाँ तो चार्ज पार्टिकल ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो ही नहीं पा रहे। मेरी बात समझ रहे हो? तो चार्ज पार्टिकल एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहे, इसका मतलब कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इनको फोर्स लग रही है लगातार। तो फोर्स कौन दे रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा, तभी तो पार्टिकल मूव करेगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं।
इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E एक्सटर्नल। तो जब भी मैं ऐसे लिखूं तो इसको समझ लेना कंडक्टर की ये अंदर बनाई मैंने, ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और क्या होगी, प्लस ये है, माइनस हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी कैपिटल E। बोलो चमक गया टॉपिक, चमक गया ना? तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि भाई जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तभी जाके इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कंडक्टर में जीरो नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले जा रहा है, चार्ज जमा नहीं हो रहा है, जमा नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आया गया मोशन में, तो चार्ज जमा नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार डेवलप होती रहेगी, बनी रहेगी। अगर ये जमा हो जाए तो एक टाइम ऐसा होगा फील्ड बढ़ रही है और खत्म हो जाएगी एक टाइम के बाद। लेकिन मोशन में है जो चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। ये पॉइंट नोट करो। इन केस ऑफ electrodynamics, the net electric field inside the metal is never zero. The electric field inside the metallic conductor is never zero. It is never zero. मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया। यस, सबको समझ में आ गया? इसमें फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसे नहीं। बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर रहा है? माइनस से प्लस जा रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो क्या किसी और को भी डाउट है इस बात पे? चले आगे पक्का देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। डन? ओके। अभी ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बच्चे, मैंने एक इलेक्ट्रॉन की बात करी, दिस इज वन इलेक्ट्रॉन। क्या आप सबको इतना पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चलता है? यस सर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा ऑपोजिट चलेगा। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन का मोशन था, पहले ऐसे मोशन चल रहा था जिगजैग। पता ही आपको इलेक्ट्रॉन टेढ़ा चल रहा है जब उसमें कोई बैटरी हमने नहीं लगा रखी। जैसे हमने बैटरी लगाई, बैटरी लगाने से कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगी, जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगी तो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया, ड्रिफ्ट करना शुरू किया। तो वो ड्रिफ्ट कैसे आएगा? अब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, अब लेकिन क्या हुआ, अब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? क्या इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है? यस और नो? अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स किधर लगनी है? पीछे से, बैकवर्ड। तो क्या जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इस बात यहां से शुरू करूं, क्या इलेक्ट्रॉन को फोर्स इधर लगनी है? यस सर। क्या ये फोर्स माइनस E into E के बराबर होगी? जी सर। आया ना? यस सर। यस सर। मैग्नीट्यूड अगर ये वेक्टर लगा दूं यहां पे तो माइनस लगाएंगे, और नहीं तो अगर वेक्टर नहीं लगाना तो E into E सिंपली काफी है। माइनस का मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, माइनस का इतना मतलब है। और मैग्नीट्यूड में लिखना सिंपली E into V लिख देंगे, चार्ज into इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोच के बताओ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसका जो फोर्स है वो इस तरफ लग रही है, मतलब इसका जो पाथ होगा क्या वो पाथ ऐसे बनेगा? सोचो देखो, सोच देखो, ऐसे बनेगा? मतलब कि इलेक्ट्रॉन पहले यहां पहुंच रहा था पॉइंट ए पे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचा बल्कि यहां पहुंचा, ए डैश पे। तो ये जो ए से ए डैश हुआ था इसी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं। ड्रिफ्ट मारे इसमें, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट या ड्रिफ्टेड डिस्टेंस। क्या नहीं समझे? सर एक और बार समझा। ड्रिफ्टेड डिस्टेंस मतलब मैं ऐसे जा रहा हूं, ये मैं जा रहा था और मुझे पकड़ के किसी ने इधर कर दिया, है ना? मैं ऐसे जा रहा हूं, सीधा जा रहा हूं और मुझे किसी ने पकड़ के ना ऐसे हवा आई इधर से, मान लो वैसे हवा तो मेरा क्या बिगाड़ पाएगी, ठीक है? लेकिन फिर भी इधर से मैं जा रहा हूं सीधा अपने रास्ते पे और हवा इधर से आई और हवा ने मुझे हल्का सा इधर घुमा दिया। आई एम गोइंग दिस वे, ये मेरा मोशन था, बट हवा आई और मुझे ऐसे घुमा दिया, स्ट्रेट से ऐसे कर दिया। मतलब कि मैं तो अपने रास्ते पे जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैंने अपना ट्रैक हल्का सा ड्रिफ्ट कर दिया। इधर तो इलेक्ट्रॉन को नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ, हमें पता है कि इसके साथ क्या हुआ, क्योंकि हमने इसको स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी।
तो इलेक्ट्रॉन को लगी फोर्स, इलेक्ट्रॉन को जब लगी फोर्स तो इलेक्ट्रॉन ये चल रहा था अपने रास्ते पे, जो सॉलिड लाइन है ये उसका पुराना पाथ है। सॉलिड लाइन क्या है? ओल्ड पाथ। और जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन न्यू पाथ, ये न्यू पाथ है। डॉटेड लाइन ये क्या होगा बच्चे? दिस इज द न्यू पाथ। न्यू पाथ आफ्टर या इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या समझ आया? तो पता लग गया। तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे ये इतना अपने रास्ते से भटक गया, इतना ये आगे बढ़ा, और ये कितना होता है? फ्यू मिलीमीटर्स या फ्यू माइक्रोमीटर्स, बहुत छोटा होता है। इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। अब 1 किलोमीटर की ड्रिफ्ट नहीं हुई या 1 मीटर की ड्रिफ्ट नहीं हुई, ये माइक्रोमीटर्स में होती है, बहुत छोटी। और इस दौरान जो स्पीड आएगी बच्चे, जो स्पीड आएगी उस स्पीड को मैं क्या बोल रहा हूँ? vd, और इसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। अगर डायरेक्शन है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देंगे, अगर खाली मैग्नीट्यूड देख की बात कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट स्पीड बोल देंगे, ड्रिफ्ट स्पीड। फोटो क्लियर है? कोई डाउट? तो ये डेफिनेशन जो मैंने लिखी है वो ये चीज है। हाँ जी, फिर एक चीज पता लगी, जैसे ई किधर लग रहा है, मतलब फोर्स इधर लगी है, बट हम क्या है तो इलेक्ट्रॉन फोर्स किधर लग रही है? इस तरफ, इस फोर्स बटा इस तरफ है, प्लस की तरफ है। ई की तो सर इधर है। हाँ, तो जिस तरफ मूवी डायरेक्शन तक लगी फोर्स हुई चीज होगी। यार क्या होगा? आपके कंसेप्ट कहाँ चलेंगे? अगर ये प्लस चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्लस चार्ज किधर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको फोर्स क्या लगनी? Q इनटू V लगनी। और अगर ये माइनस Q चार्ज है तो इसको फोर्स किधर लगनी है? इस तरफ लगनी है फोर्स, माइनस Q इनटू V। क्या होगा? है ना, ये तो पता ही होगा। क्लियर है? ओके, लिखो, राइट डाउन। as we know that the force on each electron due to electric field is E into E, magnitude wise. The force on each electron is E into E. Therefore, we know that force is equal to mass into acceleration. But also हमें पता है ना फोर्स का अपनी मास into acceleration होती है. Therefore we can write mass into acceleration will be equal to E into E. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? Acceleration is equal to E into E divided by mass. बोलो, क्या ये इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन आ गई? यानी कि बड़ी यहाँ पे क्लैरिटी हो रही है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ मूव कर रहा है बच्चे, उसमें क्या आ रही है? एक्सेलरेशन कितनी आ गई? E into E डिवाइड बाय मास के बराबर आ गई है। ओके, इतनी उसके अंदर एक्सेलरेशन आ गई है। अब दूसरी चीज ध्यान देने वाली ये है कि अगर हमने एक्सेलरेशन निकाल दी है तो क्या हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। भाई अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी तो नहीं होगी, और क्या वो वेलोसिटी चेंज कर रही है? हाँ, चेंज कर रही है, तभी एक्सेलरेशन बन रही होगी। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? नहीं आया, नहीं आया। अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब कि वेलोसिटी पे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। एक्सेलरेशन क्या होती है यार? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है ना। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन आएगी नहीं, बट एक्सेलरेशन तो आई है यहाँ पे, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब क्या है? या तो मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, या तो डायरेक्शन बदल रही हो, या दोनों बदल रहे हो। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन की मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 की पावर 25 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है। तो वी आर नेवर वेरी मच श्योर कि सभी इलेक्ट्रॉन की स्पीड एक जैसी है या सभी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ मोशन एक जैसे है। नो, हम एक को उठाते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो? यस सर। मतलब कि ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन के लिए पाथ बनाया, तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन का पाथ ऐसे हो, ऐसे हो, ठीक है सर। हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन का पाथ ऐसे हो,
तो अपनी अपनी पोजीशन से वो ड्रिफ्ट मारेंगे, और ड्रिफ्ट किधर मारेंगे? पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट मारेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था तो ये पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट मारेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था तो ये पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट मारेगा। समझो बात को? अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था तो वो पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट मारेगा ऐसे, यानी जो उसकी इनिशियल पोजीशन है उससे वो पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट करेगा। डेविएशन लग रहा है पता कि नहीं? लगा लग गया पता? असल में ये कहानी है। और ये जो ड्रिफ्ट होती है बच्चे, ड्रिफ्ट स्पीड, इसकी जो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻�6 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल उल्टा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो इतनी है, और ड्रिफ्ट स्पीड बिल्कुल उल्टा, पावर माइनस होगी, यानी कि इसकी लगने की स्पीड डेड स्लो है। ऑब्वियस बात है, क्योंकि अंदर कंजेशन इतना है, अंदर भीड़ इतनी है कंडक्टर में, भीड़ बहुत है अंदर, तो भीड़ तो बेचारे वो इतने टाइटली पैक्ड है कि वो खुल के चल नहीं सकते, तो इसलिए वो खिसकते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन चलना जाएगा अगले इलेक्ट्रॉन टक्कर मार दी, फिर चला जाएगा फिर टक्कर मार दी, फिर टक्कर होती रहेगी, कोलिजन बहुत ज्यादा होगी। जब कोलिजन होगी तो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देगा, और जब एनर्जी लूज करेगा तो क्या बनेगी? कंडक्टर में हीट होगी। तो आप जब तार को करंट पास करवाते हो तो वो हीट होती है। क्यों हीट होती है? इस वजह वो से हीट इसी वजह से होती है क्योंकि अंदर कोलिजन हो रही होती है, या इसी कोलिजन को आप लोग एक नया नाम देते हो, रेजिस्टेंस। दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कोलिजन। या रेजिस्टेंस का जन्म क्यों हुआ? बिकॉज़ अंदर वायर के कोलिजन हो रही है। किसी कोलिजन? इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन के साथ में, या इलेक्ट्रॉन्स की अपने इंप्योरिटी आयंस के साथ में। इंप्योरिटी आयंस, क्यों वायर में इंप्योरिटीज भी तो होंगी। आपको ये तो आयरन से प्योर वायर होती है, इसमें अलॉय हमारे इंडिया में तो खास तौर पर प्योर नहीं होगी, है ना? कहते हैं कॉपर दे रहे हैं, बट वो कॉपर 100% नहीं होगा, ठीक है? उसमें थोड़ा बहुत अलॉय डालना है। उसके दो पर्पस है, एक तो अपनी कॉस्ट कटिंग करेंगे पहली बार, और दूसरी चीज कॉपर में वो डालने से कॉपर की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो दोनों पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। चलिए फटाफट, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? E × V डिवाइड बाय m आ गई। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई, बट क्या यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कहानी है? नो, यहाँ पे लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन की कहानी है। समझो, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो दिस इज नॉट फॉर वन इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है बच्चे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के लिए ही बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखो, नाउ स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग V is equal to U plus AT। कर सकते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड फाइंड, है ना? V is equal to U plus AT लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन दी हुई है, इनिशियल स्पीड। अब देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। क्या यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है? तो यहाँ लिखता हूं मैं, if there are n number of electrons, अगर n number of electrons है बच्चों, तो उस केस में n number of electrons हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या करते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो if there are n number of electrons, then we find average speed of the electron। समझ में आ रहा है कि एवरेज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें नहीं पता किसकी क्या स्पीड है, तो हम क्या लेते हैं? सबका एवरेज लेते हैं। तो बेटा V average would be equal to U average plus A into tau। यहाँ मैंने वर्ड यूज किया टाउ। टाउ यहाँ पे क्या है? टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन
रिलैक्सेशन टाइम। ओके, रिलैक्सेशन लिखा मैंने, रिलैक्सेशन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इट इज नॉट टॉर्क, इट इज नॉट टॉर्क। ये क्या है बेटा, यहाँ पे 80 होता है ना, बेसिकली ऐसे होता है ना टी करके ऐसे। तो बेटा यहाँ पे जो टी है ना, ये t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू सो ऑन n नंबर के लिए डिवाइड बाय n इक्वल टू, इसको टाउ बोल दिया, टाउ मतलब सिंबल चेंज कर दिया गया। तो इट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हियर, इट इज नॉट टॉर्क। n नंबर के लिए करना था तो मैंने डायरेक्टली इसका अप्लाई कर दिया। बोले क्लियर है? अब देखो इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम होता है जब मैं मान लो मैं इलेक्ट्रॉन हूं और ये भी इलेक्ट्रॉन है, मैं गया और इसको टक्कर मारी और एक इलेक्ट्रॉन वो है, मैं गया इसको टक्कर मारी मैंने, ठीक है, और जब मैंने इसको टक्कर मारी तो टक्कर मारने के बाद में मैंने कुछ देर के लिए अपने आप को रिलैक्स किया बिफोर आई सफर दी नेक्स्ट कोलिजन। एक बार मैंने इसको हिट किया, फिर मैंने उसको हिट करना, तो बच्चे आपको हिट करने के बाद में मैं दूसरी कोलिजन से पहले जितनी देर के लिए रुका, दैट इज माय रिलैक्सेशन टाइम। तो वो एक इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन जब टकराएगा तो टकराने के बाद वो जब दूसरी कोलिजन कर रहा है तो उस दौरान कितना वो देर के लिए रुका, यानी कितने देर के लिए उसने रिलैक्स किया, राइट, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। उसको रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे हैं। टक्कर मार के कितनी देर रुका, कितनी देर के लिए वो रुका, तो ये करीब करीब जब 1 नैनो सेकंड के आसपास होता है, यानी ये टाइम पीरियड बहुत थोड़ा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत हाई है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम बहुत थोड़ा होता है, 1 नैनो सेकंड या इससे भी कम। ओके, क्लियर हो गई बात? तो एक इलेक्ट्रॉन की कहानी ये थी। तो अगर ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कहानी की बात करी जाए तो सबका क्या करेंगे, एवरेज डिफाइन करेंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो बेटा इसका डेफिनेशन क्या है, लिख लो, कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड, लिखेंगे बच्चे, इट इज डिफाइंड एज द टाइम, defined as the time during which electron relaxes before it suffers the next collision। यहां से लिखते हैं, it is the time between two successive collision, ऐसे भी बोल सकते हैं, it is the time between two successive collision, or we can simply say that it is the time during which electron relaxes before it suffers the next collision। ओके, क्लियर हो गया, समझ पा रहे बात को? तो ये अपने बात में आ गई, V average is equal to U average plus 80। अब तुम सोच के बताओ, as U average is equal to what? ये क्या थी बच्चे, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी या स्पीड। बताओ क्या ये जीरो होगी? इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, एवरेज सबका, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई उधर, तो सबका एवरेज कितना, इनिशियली जीरो। सबका एवरेज इनिशियली कितना होगा, 0 होगा। यस सर, पक्की बात है, देख लो। अच्छा, तो V average is equal to what? यहां से देख लो, A into tau। That is question number 2 and this is question number 1। but I using 1 into क्या मिलता है, the average will be equal to acceleration कितनी है, E into E divided by mass into tau। छाप लो, और इसी को हम बोलते हैं, this is called VD, या इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड। और अगर मैंने ऐसा लिख दिया VD, ऑल्सो ऐसा लिख सकते हैं VD वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E टाउ बाय मास। लिख लो, माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि वेक्टर फॉर्म आ गया। तो वेक्टर फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। एक नंबर में क्वेश्चन आता है, आ रही है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है।
तो बेटा ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में तो फर्क आपको पता लग ही गया होगा। स्पीड मतलब जो स्केलर है, वेलोसिटी में डायरेक्शन आ गई, तो वेक्टर लिख दिया, डायरेक्शन आ गई, तो वेक्टर लिखेंगे तो बच्चा माइनस लगाना, अगर वैसे लिख दिया तो माइनस नहीं लगाना। क्लियर है? तो बेटा ये 2 नंबर की डेरिवेशन बनती है, इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड 2 मार्क्स डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ओके, नोट कर लिया? तो इलेक्ट्रॉन की बेटा ड्रिफ्ट स्पीड कितनी आती है? इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -4 to 10 to the power -6 मीटर पर सेकंड। अब बेटा ये जो है तुम्हारे पास में, क्या ये एवरेज स्पीड है? हाँ जी सर। क्या डेफिनेशन में मैंने यही लिखा है कि इट इज द एवरेज, देखो डेफिनेशन में मैंने लिखा है आपको, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एवरेज लिखा रखा है, इसीलिए मैंने एवरेज लिखा। एवरेज मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सबका एवरेज निकाल दिया, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड है। ओके, अब सवाल ये उठता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू विल लेट मी नो, आप बताओगे मुझे कि जैसे मैंने ये बटन दबाया, ये मैंने बटन दबा दिया, बटन दबाया पावर इफेक्ट खत्म हो गया, बटन दबाया तुरंत बल्ब जल पड़ा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वायर के अंदर, उनकी चलने की रफ्तार कितनी है? 10 की पावर -5 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, चलो एवरेज। ओके, बीच में चले तो इतनी स्लोली इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाएगी, इतनी स्लोली दैट स्लो स्पीड है। लेकिन जैसे ही बटन दबाया इफेक्ट तुरंत पहुंचा, इफेक्ट तुरंत पहुंचा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द स्पीड स्लो है। सर सर्किट कंप्लीट हो गई, एकदम से वोल्टेज आ गई और सर्किट मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया, वोल्टेज आ गई। उसने क्या बोला? सही है, कि ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। मतलब ये वही बात है कि यहाँ पे एक इतनी बड़ी, इतनी लंबी लाइन लगी है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतनी लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन, लेकिन सारे चिपक खड़े हैं। अगर मैंने इसको धक्का दिया तो विद इन अ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इफेक्ट इस पे पहुंच जाएगा। इतने टाइटली पैक्ड है कि अगर इफेक्ट यहाँ पे दे रहे हैं आप, तो वो इफेक्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वहां पहुंच जा रहा है। इतने टाइटली पैक्ड है कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो वाइब्रेट करेगा, इतना टाइटली पैक्ड है कि इसकी वाइब्रेशन अगर हुई तो इसकी सारी की वाइब्रेशन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे पहुंच जानी है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टाइटली पैक्ड है। ये नहीं वेट भी करना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा तो वहां पहुंचेगा तब सर्किट पूरा होगा, नो, ये इफेक्ट तुरंत अगले को, फिर अगले को, अगले को, फिर अगले को, इस तरह से ट्रांसफर होते होते इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब ऐसे कंडक्ट कर जाता है। ओके, समझ पा रहे हो बात को? तो नंबर डेंसिटी इज वेरी हाई। लिखो राइट द क्वेश्चन, as drift velocity is very low, as क्वेश्चन लिखो पहले, as the drift velocity is very low, as the drift velocity is very low, still when we switch on the bulb, then bulb glows instantly. Why? When the bulb glows instantly, the bulb glows instantly. बड़ा बल्ब एकदम से जल पड़ता है, क्यों जल पड़ता है? तो आंसर लिखेंगे इसका, because number of electrons per unit volume, because number of electrons per unit volume is very high, is very high. That's why the effect is transferred very fast. That is why the effect is transferred very fast from within the wire.
very fast. very fast within the wire. Okay, clear है? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज करो आपके पास में एक कंडक्टर है, क्या है ये? एक कंडक्टर है बेटा, इसकी लेंथ है L। कितनी लेंथ है इसकी? L लेंथ है। और इस कंडक्टर को मैं वोल्टेज दे रहा हूं, कितनी वोल्टेज दे रहा हूं मैं? मान लो वोल्टेज V है। V is the potential difference across the conductor। ओके जी, अब मैंने क्या किया? नाउ कंडक्टर इज हाफ। बेटा कंडक्टर को मैंने आधा कर दिया। क्या कर दिया मैंने? आधा कर दिया। एंड वोल्टेज इज ट्रिपल। voltage is tripled. Okay, voltage is tripled. Then find the new average drift speed. चलिए, find the new average drift speed. चलो करके दिखाओ। ये सर वो पोटेंशियल डिफरेंस और काइनेटिक एनर्जी का वो 11 फिल कर देते हैं। कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। यस सर। करो E is equal to E square R। करो करके दिखाओ। Find the new average drift speed। ये सिंपली बोलते हैं find the new drift speed। ओके, new VD। चलो बताओ बेटा, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो अभी तक करते जाए। ओके, पक्की बात है। वही करना सर, V is equal to E मतलब देखो बेटा, ऐसे करना है। आप सबको पता है BD जो है वो होता है E टाउ बाय मास, है ना? होता है, पक्की बात है। अब ये सोचो कि यहाँ उसने लेंथ को हाफ कर दिया। क्या कर दिया? लेंथ को L/2 कर दिया और वोल्टेज को उसने V/3 कर दिया। सर 3V ट्रिपल कर दिया है, L डैश और ये V डैश। अब यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। यस अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? V/L होती है। पोटेंशियल बाय लेंथ V/L। वो तब लेते जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, यहाँ डायरेक्शन की बात ही नहीं हो रही है। और E = -dV/dr करते थे ना, तो वो डायरेक्शन के लिए होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो डायरेक्शन के लिए था। तो यहाँ पे कितना आ गया? E × V, इसको हम V/L कर दे ऐसे कर सकते हैं कर सकते हैं ऐसे, तो ये ड्रिफ्ट स्पीड आ गई। अब एक्सप्रेशन तुम्हारे पास में, अब क्या करो, नई ड्रिफ्ट स्पीड निकाल दो। V डैश कितना बनेगा? E × τ/L × m। m आंसर कर लो, और V कितना होगा? 3V, और L कितना है? L को L/2 कर दो, 2 गया ऊपर ऐसे, तो कितना बना बच्चे? दिस वुड बी इक्वल टू 3 to the 6, तो 6 E V × τ/ml। अब बताओ मुझे क्या ये VD है?
मतलब BD कितना आ गया 6 टाइम्स ऑफ BD ओल्ड BD, यानी 6 गुना बढ़ गई, यानी ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो 6 गुना बढ़ जाएगी। तो एक चीज समझ लें आप कि ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है वो लेंथ पे भी डिपेंड करती है और पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड करती है। तो फैक्ट बेटा मैं बता देता हूं आपको, फैक्ट क्या फैक्ट है, BD जो है वो प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, वोल्टेज कह दो या पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, और BD है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट लेंथ, लेंथ ऑफ व्हाट कंडक्टर। क्या सोच के बताओ मुझे, क्या ड्रिफ्ट स्पीड मास पे डिपेंड करेगी, क्या ड्रिफ्ट स्पीड मास पे डिपेंड करेगी, देखो E टाउ बाय मास मास तो तक सेम नहीं करेगी, हाँ नहीं करेगी, मास क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बेटा ये किसकी स्पीड है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, इलेक्ट्रॉन की मास सेम ही रहती है, कांस्टेंट रहेगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट रहेगा, और जो बेटा ये एवरेज रिडक्शन टाइम है ये भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो E भी कांस्टेंट, टाउ भी कांस्टेंट और मास भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट। तो ये बच्चे दोनों फैक्टर या तीनों फैक्टर E टाउ मास तीनों फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। तो तीनों फैक्टर कांस्टेंट हो गए तो बेटा क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल हो गई, ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल, या इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है, स्टार बना के लिख रहा हूं, ओके ऐसे। तो ड्रिफ्ट स्पीड प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? तो बेटा ये ड्रिफ्ट स्पीड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई, और वोल्टेज क्लियर है? अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया? देख लो एक टर्म इसके अंदर और आती है बच्चे, उसको हम बोलते हैं as VD is directly proportional to the electric field। भाई जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी उतनी ड्रिफ्ट स्पीड भी ज्यादा होगी, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड कम उतनी ड्रिफ्ट स्पीड कम होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, VD इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू E, लिख सकता हूं मैं? तो क्या मैं कांस्टेंट इक्वल टू VD डिवाइड बाय E लिख सकता हूं? I can write this, okay? तो ये क्या बन गया, this is constant, इस constant को क्या बोलते हैं, this is called mobility, एक नया वर्ड आ गया mobility, क्या बोलते हैं इसको, mobility। तो बेटा mobility जो होगी, mobility is what, mobility is drift speed upon electric per unit electric field एंड इसको डिनोट करते हैं बेटा लेटर म्यू के साथ में, म्यू, कौन से वाले ये म्यू, एंड म्यू यानी मोबिलिटी, इसको मोबिलिटी बोलते हैं, मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ VD एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सोच पा रहे हो आप? अगर कोई आपसे पूछे एक नंबर में क्वेश्चन पूछे कि क्या जो म्यू है वो VD और E पे डिपेंड करेगा, नहीं, तो कांस्टेंट है ना बच्चे, म्यू क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मोबिलिटी जो होती है वो VD और E पे डिपेंड नहीं करेगी। तो किस पे डिपेंड करेगी ये, VD और E, सॉरी मोबिलिटी, तो मोबिलिटी डिपेंड करती है मास के ऊपर। मोबिलिटी का मतलब होता है चलने फिरने की ईज, जैसे आई एम मोर मोबाइल, और वहीं पे एलिफेंट है, ही इज लेस मोबाइल, क्योंकि बहुत भारी है, जो चीज बहुत भारी होगी वो लेस मोबाइल, कम चल फिर पाएगी, और जो चीज हल्की होगी वो ज्यादा चल फिर पाएगी, इजीली चल फिर पाएगी। तो VD जो मोबिलिटी है वो मास के इनवर्स में आएगी, और ये बात साबित कर दूंगा, देखो कैसे, देखो यहाँ पे बेटा VD क्या होती है, VD क्या होती है, देखो VD होती है E टाउ अपॉन मास डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे देखो, तो ये म्यू रह गया, क्या ये और ये खत्म हो जाएगा, क्या आपको यहां से पता लग रहा है म्यू इज इक्वल टू E टाउ बाय मास आ गया, यस प्रूव हो गया। देखो देयरफॉर जो म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा क्या होगा, मास, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है
और टाउ भी कांस्टेंट है। तो यहां से ये रिलेशन आ रहा है कि म्यू जो है वो मास के इनवर्स में है, इलेक्ट्रॉन के मास के इनवर्स में, यानी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, क्योंकि इसका मास अब ज्यादा। क्योंकि आपको पता है कंडक्टर है, कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस होंगे और नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो उस सेंस में मैंने मास को वेरिएबल मान लिया, उस सेंस में, इसलिए मैंने मास को कांस्टेंट नहीं बोला। जो पूरा मास क्वेश्चन की तरह आपने m को कांस्टेंट क्यों नहीं लिया? तो यहाँ पे कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस होंगे और नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो उनके मासेस डिफरेंट होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे मास वेरिएबल ले लिया, तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास कर दिया इस सेंस के अंदर। ठीक है आई गेटिंग दिस पॉइंट। और वो ड्रिफ्ट स्पीड क्या थी? वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड थी, इसलिए वहां पॉजिटिव का तो फंडे ही नहीं, इसलिए वो वहां कांस्टेंट। देखना कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन की कॉन्टेक्स्ट की बात थी, और ये यहाँ पे पॉजिटिव के लिए हो सकता है और नेगेटिव नेगेटिव के लिए। तो यहाँ से क्लियर हो गया, लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्जेस आर मैसिव देन negative charges, so mobility of negative is more. क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? चलो ये कंसेप्ट आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल करते हैं।